अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अनमोल नासिर कुरैशी। वेलकम टू इंग्लिश विद अनमोल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इन आवर प्रीवियस लेसन वी डिस्कस द वेरी फर्स्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दैट इज़ एंग्लो सैक्सन पीरियड और ओल्ड इंग्लिश पीरियड. So in today's lesson we're going to discuss the second period of history of English literature, that is called Middle Ages or the medieval period. जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरीके से ओल्ड इंग्लिश पीरियड या फिर एंग्लो सैक्सन पीरियड एंड होता है, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स को थोड़ा सा हमने पढ़ा था. आज के लेक्चर में हम लोग बैटल ऑफ हेस्टिंग्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके पीछे क्या वजह थी, ये बैटल क्यों हुई और एंग्लो नॉर्मन्स क्यों आए थे यहाँ पर और उनका पीरियड किस तरह से स्टार्ट हुआ. सो लेट्स स्टार्ट. मिडिल इंग्लिश पीरियड को द मिडिवल एजेस भी कहा जाता है, जो कि 1066 में स्टार्ट होता है और 1500 में एंड होता है. बेसिकली मिडिल इंग्लिश पीरियड को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जो कि 1066 में स्टार्ट हुआ और 1340 में एंड होता है. सेकेंडली वी हैव एज ऑफ चौसर, जो 1340 में स्टार्ट होता है और 1400 पे एंड होता है, जैसे ही चौसर की डेथ हो जाती है. थर्डली वी हैव एज ऑफ रिवाइवल, जो कि 1400 से स्टार्ट होता है और 1500 पे एंड होता है. एंग्लो नॉर्मन पीरियड को अर्ली मिडिल एज या फिर एज बिफोर चौसर भी कहा जाता है. एज ऑफ रिवाइवल को बैरन पीरियड भी कहा जाता है और चौसर सक्सेसर्स भी कहा जाता है. We will discuss all these three parts one by one. So in today's lesson, let's discuss the very first part, that is Anglo-Norman period. Let's begin. मिडिल इंग्लिश पीरियड का सबसे पहला जो फेज़ है वो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड. एंग्लो सैक्सन पीरियड जैसे ही एंड होता है 1066 में, तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हो जाता है. अब हम देखते हैं कि एंग्लो सैक्सन पीरियड का एंड जब हुआ तो वो किस तरीके से हुआ. हमने थोड़ा सा जिक्र किया था बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के बारे में, उसको ज़रा डिटेल में देखते हैं कि ये बैटल किसके दरमियान हुई और इसके पीछे क्या पर्पस था. नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ 1066 में. अब यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है. एंग्लो सैक्सन में जब किंग हेरोल्ड गॉडविंसन जो है रूल किया करते थे, तब विलियम आए जो कि ड्यूक थे नॉर्मंडे के. ठीक है, उन्होंने आके एंग्लो सैक्सन पे अटैक किया. अगर देखा जाए तो एंग्लो सैक्सन के लास्ट किंग जो हैं वो हेरोल्ड गॉडविंसन नहीं थे, बल्कि किंग एडवर्ड थे. किंग एडवर्ड जब मरने लगे थे तो उन्होंने एक विश की थी कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बाद जो है मेरे कज़न विलियम को बादशाह बनाया जाए. क्योंकि किंग एडवर्ड का कोई भी ऑफस्प्रिंग नहीं था, उनका कोई भी बेटा नहीं था, तो उन्होंने यही वसीयत की थी कि मेरे बाद मेरे कज़न विलियम को जो है बादशाह बनाया जाए. जैसे ही विलियम को ये बात पता लगती है कि हेरोल्ड गॉडविंसन ने इस बात को अपोज किया है, किंग एडवर्ड की विश के अपोजिट जा रहा है, तो विलियम ने आकर हमला कर दिया एंग्लो सैक्सन पे. जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इंग्लैंड को 7 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, तो हेरोल्ड किसी एक हिस्से पे उस वक्त राज कर रहा था और हेरोल्ड ये चाहता था कि मैं पूरे इंग्लैंड पे राज करूं. तो विलियम को जैसे ये बात पता लगती है कि हेरोल्ड जो है बाकी के हिस्सों पर भी कब्जा करना चाहता है और वो रूल करना चाहता है, जो कि किंग एडवर्ड जो कि प्रीवियस बादशाह थे उसके बिल्कुल अपोजिट था, तो उन्होंने आके अटैक कर लिया. इसी तरीके से जो एक जंग शुरू होती है ना, उस जंग का नाम है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, जो कि 1066 में होती है. ठीक है, हेरोल्ड टू और विलियम के बीच में एक बैटल लगती है, उसको कहा जाता है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स. तो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में विलियम डिफीट करते हैं हेरोल्ड को और विलियम जो है बादशाह बन जाते हैं. नॉर्मन ने इंग्लैंड पर अटैक करने से पहले फ्रांस पर अटैक किया था, जिसमें जो है फ्रांस ने नॉर्मन्स को नॉर्दर्न लैंड्स दे दी थी ताकि वो रह सकें. फिर नॉर्मन्स ने आहिस्ता आहिस्ता करके फ्रेंच कल्चर को अडॉप्ट किया और वो कुछ सिविलाइज्ड हो गए. नॉर्मन का इंग्लैंड में आने से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई, जैसे कि लैंग्वेज. फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी. कोर्ट्स और पार्लियामेंट्स में लोगों ने फ्रेंच लैंग्वेज बोलना शुरू कर दी थी. ओल्ड इंग्लिश जो कि वहाँ की लैंग्वेज थी वो आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म हो रही थी.
एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो थी वो फ्रेंच लैंग्वेज बोला करती थी और जो लोअर क्लास है वो ओल्ड इंग्लिश बोला करती थी। तो एक और लैंग्वेज प्रोड्यूस हुई थी जिसको कहा जाता है एंग्लो नॉर्मल या फिर मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि फ्रेंच और ओल्ड इंग्लिश इन दोनों लैंग्वेजेस को मिला के एक नई लैंग्वेज बनी थी जिसे कहा जाता है एंग्लो नॉर्मन या फिर मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज। ना तो ये लैंग्वेज पूरी तरीके से फ्रेंच थी, ना ही पूरी तरीके से ये ओल्ड इंग्लिश थी। नॉर्मन जो है बेसिकली उनको नॉर्थ मैन भी कहा जाता है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल थे। लड़ने फाइटिंग वगैरह में वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। जहाँ पर इंग्लैंड में एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो थी वो फ्रेंच बोल रही थी और लोअर क्लास ओल्ड इंग्लिश बोल रही थी, तो इंग्लैंड के चर्चेस में जो क्लर्जी मैन थे वो अभी तक लैटिन को ही प्रेफर किया करते थे, वो लैटिन लैंग्वेज को ही यूज़ करते थे। उस टाइम में जो कैथोलिक चर्च था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। इसके बाद जो है 1095 में क्रूसेड्स हुई, जिसे सलीबी जंग भी कहा जाता है। उस वक्त लिटरेचर पे भी काम किया गया और रोमांस लिटरेचर उस वक्त का पॉपुलर फॉर्म था। रोमांस लिटरेचर की अगर सोर्सेज को देखा जाए तो वो फ्रेंच और लैटिन से आया था। रोमांस लिटरेचर में बेसिकली स्टोरीज़ हुआ करती थी। उन स्टोरीज़ में किंग्स, बैटल्स और हीरोज़ को प्रेज़ किया जाता था। काफ़ी तरह की स्टोरीज़ लिखी गई किंग अर्थर पे, द वॉर ऑफ ट्रॉय एंड द मिथिकल डूइंग ऑफ चार्लमैंग एंड अलेक्जेंडर। तो वहाँ के जो बड़े बड़े किंग्स थे उनकी ब्रेवरी, उनकी स्किल्स को प्रेज़ किया जाता था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम लिटरेरी वर्क्स। लेमन्स ब्रुट, द ऑर्म्युलम, द ऑल एंड नाइटिंगेल, रिचर्ड रोल ऑफ हेम्पोल। लेमन्स ब्रुट, लेमन ने एक पोएम लिखी थी जो कि ओल्ड इंग्लिश में थी और ये पहला काम था जो कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड में ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया, क्योंकि एंग्लो नॉर्मन पीरियड जब आया तो ओल्ड इंग्लिश का यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो ये सबसे पहला काम था जो कि ओल्ड इंग्लिश में किया गया। लेमन की ये पोएम 16,096 लाइन्स पर है, एलिटरेटिव वर्सेस में लिखी गई है और इनके वर्क्स को क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है, क्योंकि इनके वर्क्स में ब्रिटेन की हिस्ट्री के बारे में भी है। और उस टाइम पर लिटरेचर जब लिखा जाता था तो वो बेसिकली किंग अर्थर और उनके नाइट्स को प्रेज करने के लिए लिखा जाता था। देन वी हैव ऑर्म्युलम। ऑर्म्युलम जो है वो ओम ने लिखी थी, वो एक मॉन्क थे और ये पोएम 19,000 लाइन्स पर थी। देन वी हैव द ऑल एंड द नाइटिंगेल, द पोएम रिगार्डिंग पोएटिक कन्वर्सेशन ऑफ ऑल एंड नाइटिंगेल। इसके अंदर जो है ऑल और नाइटिंगेल के बीच में जो पोएटिक मुकालमा था उसके बारे में है। देन वी हैव रिचर्ड रोल ऑफ हेम्पोल। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ दिस एज। देन वी हैव सम रिलीजियस पोएम्स, क्रूसर मंडी, क्लीननेस, पैशंस। इन सारी पोएम्स का थीम रिलीजन था। 1200 AD के बाद लंदन को एजुकेशन हब बनाया गया। एजुकेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सारे इंस्टीट्यूट्स बनाए गए थे, जिनमें से एक द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो 1167 में बनी और दूसरी द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि 1209 में बनी। और इसी तरीके से एजुकेशन पर काम किया गया। तो ये था एंग्लो नॉर्मन पीरियड। नेक्स्ट लेसन में हम लोग एज ऑफ चॉसर को डिस्कस करेंगे। So here we discuss the very first part of Middle English period, that is Anglo-Norman period. In our next lesson, we will discuss the age of Chaucer. So that's all about the today's lesson. If you really learned something, like, comment, share and subscribe. Thank you.